आज हम इंटरफेरेंस इन साउंड वेव्स को समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे आसान जो है वो है कुंके की नली। इसका अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कुंके की नली द्वारा सरलता से दिखाया जा सकता है। यह नली 4 सेंटीमीटर व्यास की दो यू आकार की दो नलियों ए व बी से मिलकर बनी होती है। देखिए अब चित्र में, ठीक है, ए और बी दो नलियां हैं इसमें यू आकार की। ए नली को बी के अंदर सरकाया जा सकता है। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की घटना का प्रदर्शन करने के लिए सी के पास उच्च आवृत्ति की ध्वनि, जैसे गेल्टन की सीटी बजाकर उत्पन्न की जाती है। यह ध्वनि दो भागों में विभाजित हो जाती है। ध्वनि तरंगों का एक भाग सी से बी की ओर होता हुआ और दूसरा भाग सी से ए की ओर होता हुआ एस पर पहुंचता है, जहां एक सुग्राहक ज्वाला रखी जाती है, सेंसिटिव फ्लेम। जब दोनों मार्गों CBS तथा CS की लंबाई बराबर होती है या उसमें n लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है, तो S पर दोनों तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, जिससे संपोषी व्यतिकरण होता है तथा इस दशा में सुग्राही ज्वाला बड़ी तेजी से कंपित होती है। यदि नली को थोड़ा आगे पीछे सरकाया जाए तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब बिंदु S पर दोनों मार्गों में पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर λ/2 या 3 λ/2 या 5 λ/2 हो जाता है। उक्त अवस्थाओं में सुग्राहक ज्वाला में कोई हलचल उत्पन्न नहीं होती है। यह विनाशी व्यतिकरण की अवस्था है। यदि दो क्रमागत संपोषी या विनाशी अवस्थाओं के लिए एक की नली स्केल पर नोट कर ली जाए तथा इन परिस्थितियों के लिए ए के विस्थापन का दुगना तरंग दैर्घ्य लैम्डा के तुल्य होगा। वायु में ध्वनि का वेग v ज्ञात होने पर आवृत्ति n = v/λ की गणना भी की जा सकती है। और नेक्स्ट इज विस्पंद, या जिसको अपन बीट्स भी कहते हैं। जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में व एक ही सरल रेखा पर गति करती हैं तो उनके पारस्परिक अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। t = 0 पर यदि तरंग समान कला में होती है तो उनके परिणामी आयाम का मान उन तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। किंतु यदि समय के परिवर्तन के साथ इन तरंगों में कलांतर परिवर्तित होता है, जब इनके मध्य कलांतर पाई हो जाता है, अर्थात तरंगें विपरीत कला में हो जाती हैं, तो विनाशी व्यतिकरण के कारण आयाम न्यूनतम हो जाता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता भी न्यूनतम हो जाती है। जब तरंगों के मध्य कलांतर 2π हो जाता है तो संपोषी व्यतिकरण से पुनः ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इसलिए ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में उच्चिष्ट व न्यूनतम होने लगती है। एक ही स्थान पर ध्वनि की तीव्रता में निश्चित समांतर से होने वाले इस उतार चढ़ाव को ही विस्पंद कहते हैं। दो क्रमागत ध्वनि उच्चिष्टों या दो क्रमागत ध्वनि निम्निष्ठ के मध्य समांतराल एक विस्पंद का समय होता है। अन्य रूप में एक ध्वनि उच्चिष्ट एवं एक ध्वनि निम्निष्ठ मिलाकर विस्पंद बनाते हैं। अब विस्पंद आवृत्ति क्या होती है? बीट पीरियड। प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। इसे n से व्यक्त किया जा सकता है। यानी विस्पंद आवृत्ति N = 1/, विस्पंद काल that is 1/T। और विस्पंद आवृत्ति को अपन कैसे ज्ञात करेंगे? माना दो सरित्र A व B की आवृत्तियाँ N1 व N2 हैं।
n1 का मान n2 से अधिक है, अर्थात n1 इज ग्रेटर देन n2। जब इन दोनों को एक साथ कंपित किया जाता है तो सरित्र A से उत्पन्न तरंग व B की तरंग से में कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता है। यदि वे प्रारंभ में समान कला में थे, जब सरित्र A व B की अपेक्षा एक कंपन अधिक करता है तो वे पुनः समान कला में होंगे और समय अंतराल में एक विस्पंद सुनाई देता है। यदि विस्पंद काल कैपिटल T हो तथा सरित्र B कैपिटल T से x कंपन करे तो सरित्र A उतने ही समय में x+1 कंपन करेगा। सरित्र A के लिए जिसकी आवृत्ति n1 है, x+1 कंपनों में लगा समय x+1/n1, और सरित्र B के लिए जिसकी आवृत्ति n2 है, x कंपनों में लगा समय x/n2। तो मैं कह सकता हूँ x+1/n1 इज इक्वल टू x/n2 विच इज इक्वल टू t, या xn1 इज इक्वल टू xn2 प्लस n2, या x इज इक्वल टू n2/n1 माइनस n2। और x का मान यदि इसमें रख दें तो अपने पास कैपिटल T का मान प्राप्त होगा n2/n1 माइनस n2 इंटू 1/n2 विच इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। तो विस्पंद आवृत्ति n हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अतः विस्पंद की आवृत्ति दोनों सरित्रों की आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। That's